बदायूं की शहर सीट से विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कोरोना काल में यह शपथ ली थी कि जब तक विश्व से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कोरोना खत्म होने के उपरांत उन्होंने दोबारा शपथ ली कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। विश्व से कोरोना खत्म हो गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर पुनः देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज महेश गुप्ता और उनकी पत्नी का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने अन्न ग्रहण एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, अर्जुन राम मेघवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए तथा महेश गुप्ता को उन सब ने अपने हाथों से अन्न ग्रहण करवाया। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र चौधरी और बीएल वर्मा ने पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए। सरकार के पूर्व मंत्री आज माननीय महेश गुप्ता जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौभाग्य से आज उनकी जीवन संगिनी का भी जन्मदिन है। हमारी ओर से, अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं। माननीय महेश जी ने कोरोना के समय एक संकल्प लिया था कोरोना की समाप्ति का, और उसमें उन्होंने अन्न छोड़ने का प्रण किया था। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने तक उन्होंने उस संकल्प को आगे बढ़ाया। आज उन्हें हम सब लोगों ने, भारत सरकार के माननीय मंत्री का उन्होंने और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने उन्हें अन्न ग्रहण कराया है, और प्रदेश की और देश की जनता को हम सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के बाद 1962 के बाद लगभग 60 वर्षों में 62 वर्षों के बाद माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी, और जो हमारे संकल्प हैं, हमारे कमिटमेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उसे पूरा करने का जनादेश देश की महान जनता ने दिया है। तो मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, और माननीय महेश गुप्ता जी को और उनकी पत्नी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी को लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के लोग, हमें सबको देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था है, और उन्हें अभी बरी नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों सरकार और मंत्री और मुख्यमंत्रियों में मतभेद देखने को मिले। उप मुख्यमंत्री से तो उपचुनाव है, ये सारी चीजें मीडिया, ये सब चीजें मीडिया में है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलने वाला संगठन है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसे जो विषय हैं, हम लोग अपने विषय को, अपने कार्यकर्ताओं के विषय को, जनता के विषय को अपने नेतृत्व के बीच में रखते हैं। तो इस रूप में न देखा जा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम अपने दल का संचालन करते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है। 10 विधानसभाओं के उपचुनाव है। हम सब लोग मिलकर, पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ अपने संगठन के आधार पर जो भी हमने काम किए हैं, जो हमारी सरकार का कामकाज है, उस कामकाज को लेकर, और जनता, विपक्ष ने जो नेगेटिव प्रचार किया है लोकसभा चुनाव में, नकारात्मक प्रचार किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया, उस सब का पर्दाफाश करेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। देखिए, संविधान को लेकर के इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह से चुनाव में विरोध किए थे, या आज भी चर्चा करते हैं, लेकिन अब चर्चा
दबी जुबान से करते हैं। इलेक्शन में चूंकि जनता को प्रभावित करने के लिए भ्रामक तरीके से झूठ फैला करके जनता को एक तरह से ठगने का काम किया था। मैं कहूंगा कि संविधान खतरे में अगर पड़ा तो ये इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, उसकी वजह से पड़ा है। अगर हम बात करते हैं जब जब सरकारें बर्खास्त होती हैं, तो जब जब कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही सेंट्रल में, तब तब सरकार को बर्खास्त करने का काम किया है। और एक एक दो नहीं, 90 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना। और 1975 में जिस तरह से आपातकाल लगाने का काम किया गया, और आपातकाल केवल और केवल कैसे मैं कुर्सी पर बनी रहूं, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री, और उन्होंने एक बार नहीं चार चार बार आपातकाल के कार्यकाल को बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से लगभग 21 महीने इस देश ने आपातकाल को झेला है। जो नए युवक हैं उनको भी पता नहीं है, पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आप मीडिया की ओर से उन्हें बताएंगे तब पता चलेगा। तब मैं कहूँगा जिन्होंने आपातकाल देखा है, इमरजेंसी, DIR, मीसा, जिस तरह से आदमी लोग याद करते हैं, और गांव में परिवार नियोजन के नाम पर, नसबंदी के नाम पर गांव की गांव खाली हो जाते थे, तब मैं कहूँगा कि संविधान खतरे में उस समय पड़ा था। संविधान खतरे में पड़ता है जिस समय ये सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करते हैं। तब मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान को मजबूत करने का काम करते हैं। संसद नहीं चलने दे रहे, जयप्रदा का वो जय बच्चन का मामला सामने आ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, देश में संसद का सत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, देश की जनता सत्र को देखती है। वो देखती है कि हमारे चुने हुए सांसद, हमारे यहाँ के राज्यसभा के लोग क्या क्या क्षेत्र की चीजों को उठा रहे हैं, हमारी इस तरह से जवाब देने का काम करते हैं। लेकिन ये इंडी गठबंधन के लोग इस संसद को चलने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। अभी आप बात कर रहे हैं जया बच्चन जी का, तब मैं कहूँगा रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन, तो हमारे जो पीठ पर बैठे हुए हैं और क्या बोलेंगे, उन्हें उपराष्ट्रपति जी ने बोला जया अमिताभ बच्चन, तो उनको बुरा लग गया। लेकिन जब उन्होंने कहा भाई मैं क्या पढ़ूंगा, जब आपने लिख करके दिया है, लिखा हुआ आपका नाम ये है, और उसके बाद में अगले दिन जब बोलती है तो बोलती है मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूँ। आप विचार करिए, मैं खुद तो, तब मैं कहूँगा इन लोगों के मन में कहते कुछ है करते कुछ है। और केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो लगातार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर लगातार काम कर रहे हैं। और तीसरे कार्यकाल में जैसे उन्होंने कहा है, गरीबों के लिए अगर हमने 4 करोड़ 21 लाख मकान बनाए 10 साल में, और आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त और गरीबों को मकान बनाएंगे। हम आयुष्मान कार्ड 70 साल से ज्यादा आयु के लोगों को देने का काम करेंगे। हम उन जो योजनाएं गरीबों की चल रही थी, किसानों की चल रही थी, महिलाओं की चल रही थी, युवाओं की चल रही थी, उनको और हम आगे ले जाने का काम करेंगे। तो क्योंकि जितनी लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री की बढ़ रही है, उसको लेकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तब वो देश की जनता है कि सब देखती है और समय आने पर इनको माकूल जवाब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो सरकार जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, कई जो है बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में भी रहते हैं, तमाम ऐसी और आने को तैयार बैठे हुए, आने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, आप सरकार में किस तरफ कर रही है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि बांग्लादेश में जो भी घटना हुई है, ये कोई मैं कहूँगा नया नहीं है, पहले से लगातार आप देख रहे होंगे वहाँ का विरोध किस तरह से रहा है। और जहाँ तक कि हिंदुओं की बात है, मुझे लगता है कि हमने CAA जो बनाया था, लागू करने का जो काम कर रहे जा रहे थे, इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार विरोध कर रही है। हमारा यही है कि जो लोग इस प्रकार के हमारे देश से गए हैं और देश में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनको शरण नहीं देंगे तो कौन देगा। तो CAA के लिए मुझे लगता है कि उसको भी उनको विरोध होता है। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, हमारी सरकार पूरी तरह से निगरानी रख रही है। और क्योंकि हमारा बांग्लादेशी भी हमारा एक तरह से मित्र देश रहा है, इसलिए हम हमारे हिंदुओं के साथ में कोई अत्याचार हम न हो पावे, वहाँ के हिंदुओं के साथ में कोई इस तरह की अमानवीय घटना न हो, इसकी चिंता भी हमारी सरकार करेगी। तब मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो सभी केवल देश का ही नहीं, दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। और हमारा देश अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंचा है, 11वें स्थान से, और आने वाले तीसरे टर्म में तीसरे स्थान की बात कही गई है।
और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आप दुनिया के किसी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं, वहां उनका स्वागत और सम्मान जो होता है, वो सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं होता है, वो सम्मान पूरे देश के 40 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। तब मैं कह सकता हूं कि विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा रहा है, डर रहा है, और जिस तरह से झूठ उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बोला है, वो झूठ का पोल उनका खुलने वाला है। आरक्षण को लेकर के क्या क्या उन्होंने बयान नहीं दिए, तब मैं कह सकता हूं कि आरक्षण का विरोध करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया तो पूरी तरह से विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट 1955 में जो लागू होनी थी, वो ठंडे बस्ते में डालने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। 1980 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्टें थी, उनके लिए भी लागू नहीं होने दिया, ठंडे बस्ते में डालने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। तब मैं कहना चाहता हूं 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह की सरकार बनी, उस समय ये ओबीसी के लिए आरक्षण 27% देने का काम हुआ, और सदन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने का काम किया था। तब ये आरक्षण का विरोध करने वाले, तब मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम भी आरक्षण के हिमायती हैं। ये कब से हुए? ये नाम तो समाजवादी है, पार्टी पूरी परिवारवादी है, और मैं कहूंगा कि एक परिवार, एक समाज तो छोड़िए, एक परिवार के लोग ही 5-5 सांसद बन जाते हैं। तब मैं कह सकता हूं कि आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन किया है, और मैं कहूंगा कि पहली बार प्रधानमंत्री ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है।